विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने यूपी को दी सौगात। यूपी को एक यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की सौगात। अमेरिका ने अफगानों के लिए $64 मिलियन की नई मानवीय सहायता की घोषणा। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान, एक साथ काम नहीं कर सकते महिलाएं और पुरुष। गुजरात में बारिश का कोहराम, जामनगर जिले का 18 बांध ओवरफ्लो, कई गांवों को किया गया अलर्ट। किसान आंदोलन से पंजाब को हुआ आर्थिक नुकसान, 113 जगहों पर चल रहे धरने, सीएम अमरिंदर ने जताई चिंता। राहुल गांधी फिर एक बार बनाए जाएंगे पार्टी अध्यक्ष, दिल्ली महिला कांग्रेस ने पास किया अहम प्रस्ताव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। बिहार के पटना में एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी मंच से झूठ बोलते हैं और झूठ बोलना उनकी आदत में शुमार है। और वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर पीएम मोदी में हिम्मत होती तो वो तालिबान को आतंकी संगठन घोषित कर चुके होते। और वहीं पटना में ओवैसी ने सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा, यूपी के स्कूलों में छात्रों का ड्रॉप आउट रेट 60% है और इसमें महिलाओं को सरकारी योजनाओं के तहत घर नहीं मिल रहे और सीएम योगी झूठ बोलकर अपनी कीर्ति साख को बचा नहीं सकते। और उन्होंने आगे कहा कि सीएम गाय, भैंस और लड़कियों की तुलना कैसे कर सकते हैं? क्या यही महिलाओं का सम्मान है? ओवैसी ने आगे कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी पाकिस्तान में जिन्ना की तारीफ की थी। हम जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को खारिज करते हैं। और उन्होंने कहा कि हम 2013 से कहते आ रहे हैं कि सीएए धर्म से परे होना चाहिए और मैंने कहा था कि तालिबान लौटेगा और मेरा तालिबान से कोई लेना देना नहीं है। तालिबान को अब तक यूपीए के तहत आतंकी घोषित क्यों नहीं किया गया? तालिबान के लौटने से पाकिस्तान और चीन को मजबूती मिली है और मुझे लगता है कि भविष्य में यह भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां एनडीए में रहते हुए एलजेपी सांसद चिराग पासवान से दूरी बना चुके, तो वहीं एनडीए ये मानकर चल रही है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बीते सोमवार को कहा कि किसी की नजदीकियां किसी से बढ़ सकती है, लेकिन चिराग पासवान एनडीए में हैं और आगे भी रहेंगे। और वहीं बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू के इस बयान के बाद शहनवाज हुसैन ने सवाल पूछे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और वहीं मीडिया के सवाल पर कि चिराग पासवान एनडीए में हैं या फिर वो बाहर है, इस पर शहनवाज हुसैन सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि एलजेपी हमारे साथ है और चिराग पासवान एलजेपी से सांसद है। और वहीं आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया था और गठबंधन के प्रमुख घटक दल जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर उन्हें काफी डैमेज भी किया था। और सोमवार को जब नीरज बबलू से सहयोग कार्यक्रम के बाद पूछा गया कि रामविलास पासवान की पहली बरसी पर नीतीश कुमार क्यों नहीं आए, इस पर उन्होंने कहा था कि किसी भी नेता का किसी दूसरे दल के नेता के साथ निजी संबंध रखने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वहीं तेजस्वी यादव से चिराग पासवान की मुलाकात पर उन्होंने कहा था कि किसी की नजदीकियां किसी से भी बढ़ सकती है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और आगे भी रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज के खिलाफ रेप का मामला दर्ज हुआ है। दिल्ली के कर्नाट प्लेस पुलिस स्टेशन में कोर्ट के आदेश के बाद रेप का यह मामला दर्ज हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल अभी मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सांसद प्रिंस राज चिराग पासवान के चचेरे भाई और 3 महीने पहले पीड़िता ने थाने में शिकायत की थी,
लेकिन पुलिस की ओर से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने कर्नाट प्लेस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने का आदेश दिया और इसके बाद रेप की धाराओं के तहत सांसद प्रिंस राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि जब पीड़िता ने थाने में शिकायत की थी तब सांसद प्रिंस राज ने भी पीड़िता के खिलाफ शिकायत की थी। और वहीं आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर चिराग पासवान ने 12 सितंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन कराया था और इसके लिए छपवाए गए कार्ड पर चाचा पशुपति पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज का भी नाम अंकित करवाया था और पशुपति पारस और प्रिंस राज दोनों ने चिराग पासवान से मुंह मोड़ लिया है। बिहार में इन दिनों लोग एक साथ कई बीमारियों के खतरे से परेशान हैं। बिहार में सफाई कर्मी की हड़ताल की वजह से शहर में कचड़ों के ढेर ने बीमारी के खतरे को और भी बढ़ा दिया। इधर सोमवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही बताया है कि प्रदेश में डेंगू के 10 मामले भी सामने आ चुके हैं। सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि डेंगू के संबंध में 2 दिन पहले उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है और सारण में 1 और गोपालगंज में डेंगू के 9 मामले सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कोरोना वायरस से भी बचाव को लेकर सभी कार्य किए जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि वायरल बुखार से बच्चों के प्रभावित होने को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही प्रशासन के लोगों को भी सजग कर दिया गया और जिलों में जिलाधिकारी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई मामला सामने आने के बाद तुरंत इलाज की व्यवस्था की जा सके। बेलई थाना क्षेत्र में सोमवार की रात बेखौफ अपराधियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना बेलई के डिबनी घाट के पुल के समीप की बताई जा रही है। स्वर्ण व्यवसायी कपिल देव सराफ की रक्सोल के बैंक रोड में दुकान है और सोमवार को दुकान बंद करने के बाद कपिल देव अपने पोते चंजन सरफा के साथ अपने घर परसोना तपसी गांव जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने हमला कर दिया और वहीं बताया गया कि डिबनी घाट पुल के पास अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी और चंदन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि स्वर्ण व्यवसायी कपिल देव जख्मी हो गए और गोली उनके सीने में लगी थी और आसपास के लोगों ने उन्हें देखा और पुलिस को सूचना दी और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और वहीं दूसरी ओर घायल कपिल देव का घटनास्थल पर ही किसी ने बयान लेकर वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया और वीडियो में व्यवसायी ने 2 अपराधियों की पहचान कर उनका नाम भी बता दिया और वीडियो में उन्होंने बयान दिया है कि अपराधियों की संख्या 3 थी और वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा न्यूज चैनल नहीं करता है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना में जख्मी हुए स्वर्ण व्यवसायी ने इलाज के क्रम में एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल के निदेशक सह मुख्य चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार ने बताया कि जब मरीज को हॉस्पिटल लाया गया तो ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा था। काफी कोशिशों और दवाओं की मदद से ब्लड प्रेशर थोड़ा ठीक हुआ और व्यवसाय की 2 गोली लगी थी और एक गोली छाती को पार कर निकल गई थी, जबकि दूसरी गोली छाती के दाहिने तरफ पिछले हिस्से में फंसी हुई थी और इसकी तैयारी थी कि छाती का ऑपरेशन कर गोली निकाल ली जाएगी और मरीज को बचा लिया जाएगा, लेकिन मरीज का हार्ट ब्लॉक हो गया और उसकी मौत हो गई। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा पर अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे और हर जगह लोगों की समस्याओं से रूबरू भी हो रहे। मंगलवार को पूर्णिया में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि लोगों से मिलने के बाद पता चला कि उनके पास कई तरह की समस्याएं हैं और लोगों का कहना है कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, जिससे वो भी मानते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अधिकारियों के मामले में पार्टी के लोगों ने भी शिकायत की है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदेश को ग्रहण करना चाहिए और पार्टी के जो भी अधिकृत लोग हैं उनकी बातों को सुनना ही पड़ेगा।
और उन्होंने कहा कि जो जायज है वो ठीक है, लेकिन बात तो सुननी पड़ेगी। और इस दौरान बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि बिहार में सरकारी अफसर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, सत्ताधारी दल के नेताओं और पदाधिकारियों की बात को भी अधिकारी नजरअंदाज करते और अनदेखी कर निकल जाते। जनता की समस्याओं के प्रति अधिकारी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के पूर्व विधायक राम बालक सिंह को कोर्ट ने सोमवार को 5 साल की सजा सुनाई है और कोर्ट ने 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और पूर्व विधायक के भाई लालू बाबू सिंह को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है। एडीजे 3 प्रणव कुमार झा के कोर्ट में सोमवार को आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई पूरी हुई है और पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई लालू बाबू सिंह को 354 और 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया और दोषी पाए जाने के बाद बीते शुक्रवार को ही कोर्ट ने पूर्व विधायक और उनके भाई को जेल भेज दिया था। और वही एपीपी मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक और उनके भाई को 27 आर्म्स एक्ट में 5 साल और 324 में 3 साल और अन्य सेक्शन में 1 साल की सजा सुनाई है। और न्यायालय के फैसले को लेकर बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अमिताभ भारद्वाज ने कहा कि न्यायालय का जो फैसला आया है उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और कोर्ट में राम बालक सिंह बनाम लल्लन सिंह का मामला 21 साल से चल रहा था और 4 जून 2000 की रात विभूतिपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथपुर में गंगा सिंह की बेटी शादी में शामिल होने के लिए सीपीएम के लल्लन सिंह भी गए थे और यहां पूर्व विधायक राम बालक सिंह और उनके भाई लाल बाबू सिंह भी पहुंचे थे और उन दोनों में पहले से अदावत थी और इस दौरान लल्लन सिंह पर नजर पड़ते ही राम बालक सिंह और उनके भाई लल्लन सिंह को पकड़ने दौड़े। हालांकि लल्लन सिंह किसी तरह वहां से फरार होकर बाहर निकल गए। इसके बाद राम बालक सिंह और उनके भाई अन्य साथियों के साथ लल्लन सिंह को पकड़ने के लिए निकले और इस दौरान पूर्व विधायक के भाई ने गोली चला दी थी और घटना में लल्लन सिंह के दाहिने हाथ की 4 उंगलियां उड़ गई और लल्लन सिंह ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और इसकी सूचना पुलिस को दी और इसके बाद पूर्व विधायक और उनके भाई और समेत अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और अब 21 सालों के बाद कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। मुजफ्फरपुर वीना के प्रखंड के नंदना गांव में सोमवार की रात गैस सिलेंडर फटने से 3 बच्चों की मौत हो गई और जख्मी हालत में उनकी मां को मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने मंगलवार की सुबह दम तोड़ दिया। मृत बच्चों की पहचान दीपासी कुमारी, अजीत कुमार और विवेक कुमार के रूप में की गई है और मृत महिला अशोक शाह की पत्नी शोभा देवी बताई जा रही और घटना के संबंध में बताया जाता है कि शोभा देवी अपने बच्चों के लिए दूध उबालने के लिए रसोई में गई थी और इसी दौरान गैस पाइप में आग लग गई और सिलेंडर फट गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सबको मीनापुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सबको SKMCH रेफर कर दिया गया और SKMCH ले जाने के दौरान ही एक बच्चे की मौत हो गई और वहीं 2 अन्य बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला देर रात तक जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और मंगलवार की सुबह उसकी जान चली गई। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें अचानक किसी चीज के फटने की आवाज सुनाई दी थी और इसके बाद स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, तब जाकर पता चला कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और वहीं बताया गया कि शोभा का पति अशोक शाह दिल्ली में मजदूरी का काम करता है और उसी की कमाई से घर चलता है। घटना के बाद अशोक शाह को इसकी सूचना दी गई और खबर सुनने के बाद वो भी दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंचा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को 71वां जन्मदिन है और जन्मदिन को लेकर पार्टी नेताओं समेत देश विदेश में मौजूद मोदी के समर्थकों ने तैयारी शुरू कर दी है और बिहार में जन्मदिन के अवसर पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने की तैयारी है और वहीं बीजेपी अपने नेता के जन्मदिन के अवसर पर सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत करेगी और इस बात की जानकारी बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी है और उन्होंने कहा कि बीजेपी आम लोगों के लिए, आम लोगों द्वारा बनी और आम लोगों द्वारा संचालित पार्टी है जिसका आधार अंत्योदय है और अंत्योदय यानी
अंतिम आदमी का उदय, जिसका प्रभाव बीजेपी की नीतियों और रीतियों पर स्पष्ट दिखाई देता है। और इसी क्रम में पार्टी आगामी 17 सितंबर से सेवा और समर्पण अभियान का आगाज करने वाली है, जो 7 अक्टूबर यानी 20 दिनों तक जारी रहेगा। और अभियान की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस अभियान के तहत पार्टी सेवा कार्यों की एक श्रृंखला प्रारंभ करने वाली है, जिसके तहत स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान जैसे सेवा कार्य किए जाएंगे। और कार्यक्रम के दौरान वृद्धाश्रमों, अस्पतालों और अनाथालयों में मरीजों और जरूरतमंदों को फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी किया जाएगा। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का हुआ खुलासा। पाकिस्तानी समेत 6 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने की कार्रवाई और पकड़े गए 6 आतंकी में से 2 ने ली है पाकिस्तान में ट्रेनिंग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो कि जहां पर दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। और वहीं आपको बता दें, देश भर में धमाके की थी साजिश। 2 आतंकी ने ली पाकिस्तान में ट्रेनिंग, देश भर में धमाके की थी साजिश। और वहीं इसी मसले को लेकर दिल्ली पुलिस 6:30 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इसकी और डिटेलिंग करीब 6:30 बजे बाहर आने वाली है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, करीब 6 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, जहां पर 2 आतंकी ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रखी थी और वहीं इनको अब गिरफ्तार किया गया। और वहीं आपको बता दें, देश भर में धमाके की थी इनकी साजिश।